स्टार्ट करेंगे प्रोवर्बियल पैराग्राफ। इसको हम कोटेशन बेस्ड पैराग्राफ भी बोलते हैं। ये हमारे एस्से में हमेशा एंड पे हमें दिया जाता है। प्रोवर्बियल एस्से भी हम उसको कह सकते हैं जब हम एस्से पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम पैराग्राफ लिखेंगे। आप सारे पास पेपर्स जितने भी सीएसएस के हैं उनको निकाल के जब देखेंगे तो सबसे एंड में आपको एक कोटेशन देखने को मिलेगी। तो पहले इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि ये पैराग्राफ जो है वो इसको लिखने का या फिर इसका जो ऐसे होता है उसको लिखने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, पहला बेनिफिट ये है कि जब आप कोई दूसरा ऐसे लिखते हो तो आपको ये चीज मेंशन करनी होती है उसके अंदर कि वो बेसिकली आप किस चीज को मेंशन कर रहे हो। ऑथेंटिसिटी में आपको एग्जांपल मेंशन करनी होती है, ठीक है, लेकिन प्रोवर्बियल पैराग्राफ में ऐसा नहीं होता। मैं अपनी बात को आसान कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि आपको मुझे लगता है समझ नहीं आया। तो आसान अल्फाजों में प्रोवर्बियल पैराग्राफ के अंदर कोई आपको जज नहीं करता कि आप बेसिकली बात क्या कर रहे हो। ठीक है, कोई आपको इसलिए जज नहीं करता क्योंकि वो एक कोटेशन होती है और उसको आप अपने हिसाब से कहीं भी घुमा सकते हो। ठीक है, कोई आपको इसलिए जज नहीं करता क्योंकि वो कोई डिबेट नहीं है, वो कोई आर्गुमेंट नहीं है, वो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब करो, किसी इशू को वो करो या फिर किसी आर्गुमेंट को परफॉर्म करो। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एक कोटेशन होती है जिसको आपको लेके चलना होता है और वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। इसलिए प्रोवर्बियल पैराग्राफ लिखने के सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑब्वियसली किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको कोटेशन नहीं समझ आई, ऐसा नहीं है कि आपको कोटेशन नहीं समझ आई और आपने कुछ भी लिख दिया तो वो आपका फिर भी ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोटेशन समझ आती है तो फिर आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोटेशन ही नहीं समझ आई और आपने पूरा ऐसे लिख लिया सीएसएस के अंदर, तो वो आपका पूरा ऐसे ही गलत हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर आउटलाइन बनाना मुश्किल होती है क्योंकि आप पूरा खुद से ही लिख रहे होते हो। तो इसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो अनसीन होगा और वो सब कुछ आपको खुद लिखना होगा। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप अपने हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो भी आप खुद से शेप करो, आप उसको अच्छे से अपनी राइटिंग स्किल्स में प्रेजेंट कर सकते हो, तो फिर आप इसको चूज कर सकते हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा अच्छे नहीं हो राइटिंग स्किल्स में या फिर आप जो है वो इसको नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इसको ना चूज करो। ठीक है, मैं कुछ बातें लिख रही हूँ जो इस कोटेशन बेस्ड पैराग्राफ या फिर ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, मैंने क्या बोला कि दीज पैराग्राफ्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये पैराग्राफ्स इस तरह के होते हैं या ये एसेज इस तरह के होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होते। यानी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक चीज ऐसी होती है, कोई भी कोटेशन के जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। बट जो कोटेशंस आपके पास आती हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती, इसलिए आप उसको अपने हिसाब से शेप अप कर सकते हो। ठीक है। सेकंड पे हम बात करेंगे सम पीपल एक्सेप्ट दीज थ्रो एंड सम आर डिसएग्री। दीज थ्रो, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ डिसएग्री करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक कोटेशन की। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फेट। ठीक है, मैं इसको अगर आपको उर्दू में समझाऊं कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फेट, इसका क्या मतलब हुआ।
कि जो इंसान है वो अपनी जो भी किस्मत होती है उसका आर्किटेक्ट होता है, वो खुद होता है, अपनी किस्मत खुद बनाने वाला होता है। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इस कोटेशन के साथ एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। कुछ लोगों ने इसके साथ एग्री किया होगा और कुछ लोगों ने इसके साथ डिसएग्री किया होगा। तो मैं अगर अपना ऐसे लिखूंगी तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगी, अपना ओपिनियन नहीं शेप करूंगी, इसके अंदर अपनी राय नहीं दे सकती मैं। मुझे ऑब्वियसली कुछ एग्जाम्पल्स देनी पड़ेंगी। ठीक है। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप इसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, द वे यू थिंक। ठीक है, जैसे कि आप सोचते हैं, मैं लिख के दिखाऊंगी इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस की। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैन जो है वो एक इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मैं इसके फायदे की बात करूंगी कि क्यों इंसान को अपनी खिदमत का आर्किटेक्ट होना चाहिए, क्यों इंसान को जो है वो अपनी खिदमत सॉरी अपनी मदद आप करनी चाहिए। तो इस तरह की बातें मैं इसको सिग्निफिकेंस में कर सकती हूँ। ठीक है। बाकी मुझे, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूं या डिसएग्री हूं ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा अपने ऐसे या अपने पैराग्राफ के अंदर। ठीक है। और मैं इसके अंदर कुछ 3 एग्जाम्पल लिखूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इस कोटेशन से एग्री होंगे, कुछ लोग डिसएग्री होंगे। तो आपके पास कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए जिस जो इसको सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर मेंशन करोगे। और वो एग्जाम्पल्स आपके पास कहाँ से आएंगी, आप कोई भी फेमस पर्सनालिटीज उठा सकते हो। जैसे हमारे पास अल्लामा इकबाल है, हमारे पास कायदे आजम है, आप कोई रिलीजियस स्कॉलर्स उठा सकते हो। ठीक है, जैसे शाह वलीउल्लाह हो गया, इब्ने खुल्दून हो गए, तो इन सब की बातों को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। या फिर आप कंट्रीज की भी एग्जांपल्स दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी एग्जांपल्स कोट कर सकते हो। इसका हम टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसका टॉपिक सेंटेंस ऑब्वियसली नॉर्मल टॉपिक सेंटेंस की तरह नहीं होगा, तो हम सबसे पहले टाइटल को मेंशन करेंगे। जैसे मैं अगर इसको स्टार्ट करूंगी तो मैं इसी कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फेट। फिर मैं आगे बताऊंगी कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। इलस्ट्रेट्स द आइडिया दैट one's life is shaped by one's choices and actions rather than by any external forces, luck or fate। अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने इसका मतलब बताया जो कि मेरी नजर में ये मतलब है इसका। ठीक है, मैंने कोई चीज मेंशन नहीं करी कि इसने इसके हिसाब से ये मतलब है, या जो भी, मैंने अपना खुद एक मीनिंग निकाला कि द मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन फेट। ये इस आइडिया को बयान करता है कि मैन जो है वो अपने एक्शंस और अपनी चॉइसेस का खुद जिम्मेदार होता है। वो अपने एक्शंस और अपने चॉइसेस के थ्रू ही अपनी लक और अपने फेट को बनाता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। जो वो करता है, और इसके अंदर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो वो करता है वो उसको एज अ कर्मा वही नजर आता है। ठीक है, वो अपनी जो भी किस्मत होती है और जो भी उसकी लाइफ में हो रहा होता है और होने वाला होता है, वो टोटली उसका जिम्मेदार खुद ही होता है।
टॉपिक सेंटेंस के अंदर हम फ्रेज या टाइटल को इस तरह मेंशन करेंगे। उसके बाद हम यूं करके लिखेंगे आगे इलस्ट्रेट्स दैट, या फिर हम लिखेंगे एक्सप्लेन, जो भी आपको इजी लगे, या फिर मेंशंस। एक्सप्लेन्स या मेंशन, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। मेंशन द कोटेशन और फ्रेज जो भी है इन फर्स्ट टू सेंटेंसेस। यानी आपको पहले दो सेंटेंसेस में कोटेशन लिखनी है। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली जैसे मैंने लिखी थी, और इनडायरेक्टली के कोई भी बात करके आप उसको फिर उससे उसकी तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी हैं कि आपको किस तरह से देनी है। आप किसी को इंडिविजुअल एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, आप कंट्रीज की एग्जाम्पल भी दे सकते हो। आप कोई इस्लामिक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, कि इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, क्योंकि हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, या इनडायरेक्ट स्टार्ट लेके फिर हम टॉपिक सेंटेंस की तरफ चले जाएंगे। टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद उसको स्टार्ट करोगे। फिर हमें अपने टॉपिक को सपोर्ट करना होगा। फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे। कोई भी तीन एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम। अपोजिट साइड मतलब मैं अपनी स्टेटमेंट, जो भी कोटेशन को मैंने लिखा है, जैसे मैंने इस कोटेशन को खुद बयान किया है कि इसका क्या आइडिया है। अब मैं इस आइडिया की एक अपोजिट साइड को बयान करूंगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं निगोट करूंगी। यानी मैं ये शो करूंगी कि ये लोग क्या बिलीव करते हैं और मैं इसके अंदर क्या बिलीव करती हूँ। मैं अपना ओपिनियन जो है वो मेंशन करूंगी। अब इस स्टेटमेंट को मेंशन कैसे करना है, वो भी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। कोटेशन के अंदर ही दे देती हूँ। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द सपोर्टर्स से दैट, जो भी बोला होगा सपोर्टर्स ने, बट फॉर मी, बट फॉर मी आई डू नॉट बिलीव इन दिस क्रिटिक्स। ठीक है, इस तरह करके मैं उसके बाद लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगी। हम्म, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं फिर एक पैराग्राफ लिखने जा रही हूँ।
ये पैराग्राफ सीएसएस के अंदर आया हुआ था, इसलिए मैंने ये उठाया है। वॉइसेस, इट इज। ठीक है, तो आज हम इस कोटेशन पे लिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। राइज योर वर्ड्स नॉट वॉइसेस, इट इज रेन दैट ग्रोज द फ्लावर नॉट थंडर। ठीक है, मैं क्या बात कर रही हूँ कि अपने वर्ड्स को राइज करो, अपनी आवाजों को ऊंचा नहीं करो। यानी कि आपके वर्ड ज्यादा भारी होने चाहिए, यानी आप जो बात कर रहे हो ना वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि अपनी आवाज ऊंची करके अपनी बात को जस्टिफाई करो। ठीक है, बाकी इसके आगे क्या है। इट इज रेन दैट ग्रोज द फ्लावर नॉट थंडर, यानी कि ये एक ऐसी बारिश है जो फूल उगाने वाली बारिश है। ऐसी बारिश नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो यही बात जो पहले उसको प्रमोट करिए कि राइज योर वर्ड्स नॉट वॉइसेस, यानी अपने वर्ड्स को आप इतना ऑथेंटिक बनाएं कि आपको अपनी आवाज ऊंची ना करनी पड़े। ठीक है, ये इसका मीनिंग है और हम फर्दर यही लिखेंगे पैराग्राफ। तो हम बात कर रहे थे कि हम प्रोवर्बियल पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। ऐसे का भी सेम मेथड होगा, लेकिन उसके अंदर आपको आउटलाइन और थोड़ा सा आपको बड़ा करके लिखना होगा। तो पहले मैं अपनी कोटेशन जो भी होगी मैं उसको मेंशन करूंगी। उसके बाद मैं द अबव मेंशन कोट illustrates that it is important for the people to be recognized through their words and not to make a noise around the world. However, the choices of the words is very important so that one can convince someone with one's words। ये हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, मैं ये इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता चले और स्ट्रक्चर को समझे, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर करने के लिए नहीं लिखती मैं स्ट्रक्चर। देयर आर मैनी पीपल who just want to be famous by creating hypes, मैं प्राइवेसी नहीं हटा सकती, वरना जो भी घर में हो रहा होता है, घर वालों की आवाज से लेकर बर्तन टूटने की आवाज से लेकर हर बच्चे की आवाज मेरी क्लास में आ रही होती है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बार बार मना नहीं कर सकती सबको, और बार बार मैं बीच में रुक के नहीं बोल सकती कि आप जो है वो अपना माइक म्यूट कर दें या आप अपनी वीडियो जो है वो हटा दें, क्योंकि बीच बीच में वीडियोस भी सब ऑन करके बैठे होते हैं। तो मैं इसका यही हल है कि मैं इसको प्राइवेट कर दूं, प्राइवेसी लगा दूं, इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, बाकी जो मैंने लिखा, देर आर मैनी पीपल हु जस्ट वांट टू बी फेमस बाय क्रिएटिंग हाइप्स and not for doing any meaningful work.
आप लोगों ने कैरी मिनाटे की वीडियोस देखी होंगी, वो सिर्फ गालियां दे के फेमस होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के फेमस हैं, यानी वो कुछ भी नहीं करते लेकिन वो फिर भी फेमस हैं। तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। नॉट फॉर, मैं कहाँ चली गई, एंड नॉट फॉर डूइंग एनी मीनिंगफुल वर्क फॉर अदर पीपल। इन दिस रिगार्ड, history gives example of many people who have made their mark in the world। ये था मेरा सपोर्टिंग सेंटेंस। अब मैं आगे एग्जांपल्स दूंगी। टू स्टार्ट विथ, या टू बिगिन विथ, द ग्रेटेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस्लामिक स्कॉलर्स की एग्जांपल दे सकते हैं, कोई इस्लामिक एग्जांपल दे सकते हैं। द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज डॉक्टर जाकिर नाइक, who is recognized in the world for his work, not only because he converted many people to Islam, but also for his immense and invaluable आप लोगों ने देखा होगा जाकिर नाइक जो है ना, वो कोई इतना ओल्ड स्कूल नहीं है। यानी उसकी जो ड्रेसिंग होती है वो भी एक मॉडर्न ड्रेसिंग होती है। यानी पीस टीवी पे आप जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स देखेंगे, उनके जो गेटअप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं होते। यानी वो इज्तिमा पे बिलीव करते हैं और वो बहुत ही मॉडर्न तरीके से मॉडर्न एग्जाम्पल्स को कोट करके आपको इस्लाम की इस्लामिक एग्जाम्पल्स देके आपको बताते हैं कि इस्लाम में ये सही है और ये गलत है। ठीक है, इसलिए जब हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो जाकिर नाइक जो है वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। along with, if seen in the past, the greatest name was Imam Ghazali, who struggled tirelessly। एक एग्जाम्पल मैं कोट कर चुकी हूँ जाकिर नाइक की, मेरी सेकेंड एग्जाम्पल है। फॉर द मुस्लिम्स एंड फॉर द मुस्लिम टुगेदर
in one place so that they could not fight on the basis of religion। मैंने इमाम गजाली के बारे में बताया कि वो मुस्लिम्स को जो है वो एक जगह एक साथ और हर मुश्किल में एक साथ काम करने के बारे में वो बात करते हैं कि हमें जो है वो ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए और हमें रिलीजन पे जो है वो लड़ना नहीं चाहिए। मोर ओवर डॉक्टर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है इनका नाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल्स फिलोसफी also proved to be useful for people, not only for Muslims, but also believed and known throughout the world। ये मेरी एग्जाम्पल्स थी। मैंने 3 एग्जाम्पल इधर कोट की थी। अब मैं आऊंगी अपने कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूसिवली, conclusively, it is mandatory for a human being to work tirelessly to achieve something in this world. One who works hard becomes successful in this world, and the world believes one who is successful। ये हो गया मेरा कंक्लूजन।